जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ और बिखरा भी हूँ। ऐ जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरा भी हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं चेतना पॉडकास्ट में, जी हाँ, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के चेतना पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट में आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो इन लाइंस में कहीं सिमट के रह जाती हैं अगर हम समेटना चाहें तो, लेकिन अगर उनके कामों की बात करें तो समेटना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर शालिनी माथुर पीएचडी इन मेवात का लोक संगीत, विशारद इन तबला, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट, एंकर, सोशल एक्टिविस्ट, काउंसलर, मेनी टाइम्स इंटरव्यूड बाय आकाशवाणी एंड दूरदर्शन और बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स को जज करती रहती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उन्हें अवार्ड किया है। उनके जितने भी सोशल वर्क्स और सिंगिंग असाइनमेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैम, थैंक यू सो मच। आपके बारे में बहुत सुना है और अभी मौका मिला पढ़ने का भी, तो पहली चीज आपसे यही पूछूंगी कि कैसे संघर्षों से आप निखरती गई। तो वो ये जो जिंदगी की कहानी है, ये जो सफर है जिंदगी का, वो कौन से मकाम से शुरू हुआ कि जब असल में संघर्षों ने आपको और निखारा और निखार के एक हीरा बना दिया? शिल्पी जी, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक्चुअली मैं अलवर से हूँ और मैंने बीए वहाँ किया। एमए करने में जयपुर आई 95 में, और 95 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद आप समझ सकते हैं 95 में मैरिज हुई, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है और मेरी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं पीएचडी करूँ। इस बीच में मेरे 2 बच्चे हुए, बिटिया चांदनी और बेटा अभिषेक। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मुझे करना ही है। बस कहते हैं ना, एक ठान रखा था कि मुझे तो अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना ही है। तो बस फिर हमने कोशिश करी और मैंने जो है 2000 में पीएचडी किया। और वो पीएचडी का जो दौर था वो इतना मुश्किल दौर था। अभी मुझे लगता है कि वाकई काफ़ी कठिन दौर था, क्योंकि घर भी मैनेज करना होता था। 2 छोटे बच्चे, 2.5 साल के और 1.5 साल के, दोनों में 1 साल का अंतर है। तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता था। मेरा पूरा फील्ड वर्क था, सपेरे और भोपों से मेरा कन्वर्सेशन होता था। अच्छा। और मैं बहुत उनके इंटरव्यूज़ लेती थी। अली बख्शी ख्याल, भात, लाल संप्रदाय और पूरा अलवर का जो मेवात का एरिया मैंने कवर किया। उसके बाद पीएचडी मेरी अवार्ड हुई और उसके बाद ये हुआ कि बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन मैं कहीं जॉब नहीं कर पाई। बीच में मैंने कई जगह एंकरिंग भी रहा, मेरा आकाशवाणी दूरदर्शन पे चलता रहा हल्का कार्यक्रम। लेकिन बच्चे बड़े करना और जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा कठिन हो जाता है आपको जी। आगे बढ़ना, तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद ये हुआ, लेकिन दिल में था कि नहीं यार, जब कभी बच्चे बड़े होंगे तो कुछ तो करना है। अब वो कुछ तो करना वाले एक सेंटेंस जो दिमाग में था, तो कभी ये होता था कि कहीं बच्चों को, जब मेरे बच्चे एंसलम में पढ़ते थे तो फादर को पता लगा कि मैं डॉक्टरेट हूँ म्यूज़िक में, तो मुझे जजमेंट के लिए बुलाने लगे। अच्छा। तो सिलसिला चलता रहा, साल में 1-2 बार जजमेंट के लिए जाती थी और वो सिलसिला चलता रहा। बच्चे बड़े होते गए। फिर ये हुआ कि बच्चे जब 20-21 साल के हो गए और बीटेक और एमबीए कर लिया उन लोगों ने और जॉब करने लगे, तो बल्कि उससे पहले जब वो बीटेक में थे, उससे पहले ही मुझे एक कोई प्रोग्राम का मैंने व्हाट्सएप मैसेज देखा, जहाँ मुझे ये था कि हाँ भाई, आपको 500 रुपीज़ दो तो गाना भी गाना है और खाना भी है। तो मैंने मेरी बिटिया को बोला, मैंने कहा चल के आए। तो बिटिया बोली चलो ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। और जयपुर का बड़ा जाना पहचाना वो ग्रुप है। मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे, जब मैंने गाया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली। अरे वाह। तो मैंने जब 22 साल बाद जब गाया और मुझे लगा कि मैं स्टेज पे गा सकती हूँ, और आप यकीन मानिए ये कुछ इनहेरिट है मेरे अंदर कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ या माइक पे बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मुझे पूरे टाइम में बोलती रहूँ, इसी के लिए बनी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं स्टेज पे आती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्या बात है। तो ये कुछ गॉड ग्रेस है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का इसके लिए। फिर वो सिलसिला जो शुरू हुआ, फिर मेरा एक ग्रुप बना, मेरा एक एनजीओ बना, उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ने लगीं, क्योंकि हम एक छोटे लेवल पे लोगों को, समाज को मदद करते थे, नीडी पीपल की हेल्प करते थे। कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम हम जाने लगे। अब वो मेरे जो 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे, उनको लेके मैं साथ चली। अभी मेरे आधारशिला में जो मेरा एनजीओ है उसमें 50 मेंबर्स हैं। क्या बात है। मैं इसी पर आ रही थी, हमको आपके फाउंडेशन के बारे में कुछ जानना है। जो फाउंडेशन आपने बनाया है, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसे शुरू करने में, कैसे लोग आते गए और कैसे आप आगे बढ़ती गई और क्या आपने काम किया अपने एनजीओ के थ्रू?
देखिए शिल्पी जी, क्या है कि जब मैंने आपको बताया, जब मैं एक पहले कार्यक्रम में गई थी, तो जब हम गाना गाने के लिए स्टेज के पास जब वेट करते हैं ना अपनी बारी का, तो वहाँ मुझे 3-4 महिलाएं मिली। अच्छा। तो मुझे नहीं पता, उन्हें मैं अच्छी लगी। उन्होंने कहा आप क्या करती हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो एक होम मेकर हूँ और अभी गाना गाने आई हूँ यहाँ पे। तो बस वो फ्रेंडशिप का सिलसिला शुरू हुआ, 3-4 महिलाएं जुड़ी। तो बाकी मैं उनको ये ज़रूर बताती थी कि मैं कभी कभी कुछ आश्रम जाती हूँ या मेरा मन करता है मैं वृद्धाश्रम जाऊँ। अब मैं आपको बताऊँ शिल्पी जी, ये जो प्रेरणा है वो मुझे मिले मेरे पेरेंट्स से, खास तौर से मेरी माँ से मिली मुझे। क्योंकि मैं देखती थी, मेरी मदर स्कूल में प्रिंसिपल थी अलवर में, और वो गरीब बच्चों को स्टेशनरी फ्री देती थी। अच्छा। कई बच्चों को, भाइयों के बच्चों को, उनके फीस के पैसे नहीं होते थे तो खुद अपनी तनख्वाह में से दे देती थी। क्या बात है। तो वो चीज़ हमने बचपन में मम्मी के थ्रू भी देखी, फिर घर में भी हम देखते थे मम्मी भाई को किस तरह ट्रीट करती हैं। अच्छा आज तेरे पास भाई ने कम पैसे हैं, चल तेरे बच्चे का एडमिशन चल मैं करा दूंगी, फला फला उस बच्चे को लेके स्कूल गई, उसका एडमिशन कराया, थोड़ी बहुत जो उस समय फीस हुआ करती थी वो भर देती थी। तो वो हमने इनहेरिट किया कि हमें पता है कि दूसरे के चेहरे पे जो खुशी आती है ना, और वो जो माँ के चेहरे पे खुशी थी कि आज एक माँ ने दूसरी माँ के बच्चे का एडमिशन कराया, तो जिस माँ के बच्चे का एडमिशन कराया उसके चेहरे पे खुशी और आंखों में जो चमक थी, वो बड़ी प्रेरित करती है कि यार जब लोगों के लिए हम कुछ भी करते हैं ना, वो बहुत बहुत खुशी उनके चेहरे से झलकती है। मैं ये कह रही हूँ कि एक एनजीओ को स्टार्ट करने में और बहुत सारे लोगों को जोड़ने में उस एनजीओ के लिए बहुत सारी निस्वार्थता चाहिए। जैसा कि हम इस इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा अपना ही काम होता है, हम इतने आलस से भर जाते हैं कि नहीं और मुझे तैयार होकर इस वक्त कहीं नहीं जाना। लेकिन दूसरों के लिए अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के और वो काम करने के लिए जो जज्बा चाहिए, वो आप में कहाँ से आया? जैसे कि आपने बताया कि इनहेरिट किया है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि कौन कौन सी चुनौतियों ने आपको और निखारा? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने जब 4-5 महिलाओं को लेके आधारशिला फाउंडेशन शुरू किया जी, तो हम 5-6 महिलाएं जाते थे और किसी भी आश्रम में जाके हम कुछ जो हमसे बन पड़ता था, हम किसी से कुछ पैसा नहीं लेते, हम 5 महिलाएं इकट्ठा करके करते थे। फिर जब हम वहाँ जाते थे और उन कुष्ठ आश्रम वाले कुछ रोगियों को देखते थे, वो हमारे लिए जयकारा लगाते थे, उनकी आंखों की चमक, और वो कहते थे कि मैम आप हमें बेसिन दीजिए, आप हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और हम उनको दे देते थे। तो वो जो एक खुशी होती थी ना, वो हमें महसूस होती थी अंदर तक। फिर वृद्धाश्रम में गए तो उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गए, तो जब हम उनसे बात करते थे तो उनकी आंखों की नमी और चेहरे का जो रौनक होती थी हमसे बात करके, वो अंदरूनी खुशी देती है। वो आप शिल्पी जी यकीन नहीं करेंगे, जब आप ये काम आप करते हैं तब ही महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो मेरे कहने से महसूस नहीं कर पाएंगे। एक कदम चाहिए आपको, वो जो एक बार अगर आप चले गए कुष्ठाश्रम में, वृद्धाश्रम में, तो वो जो एक कदम में आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप दूसरा कदम लेने के लिए बहुत सहज ही तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे आप सोचते हैं कि हमारे घर में जो वेस्ट कपड़े हैं वो हम फेंक देते हैं जी, या हम नेकी की दीवार जो आजकल ट्रेंड चल के वहाँ डाल जाते हैं। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो ये वेस्ट कपड़े होते हैं, यदि हम उन कपड़ों को, चाहे वो बिल्कुल फटे हुए क्यों ना हो, उनको यदि कुष्ठाश्रम वृद्धाश्रम में देते हैं तो वो लोग गुदड़ी बना के सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं जी। उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उनको वेस्ट कपड़े दे रहे हैं। अच्छा, और चीज़ ये भी मैंने देखा कि वो उस कपड़े को सेल करके दरियाँ भी खरीद लेते हैं। तो दरी वाले को भी पुराने कपड़े मिल जाते हैं और दरियाँ बनाने के लिए, और जो ये कुष्ठाश्रम या वृद्धाश्रम वाले हैं, ये को ज़मीन पे सोना नहीं पड़ता। ये जो बहुत ही बेसिक चीज़ें आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि हम अपने कपड़े यूं ही दे देते हैं या फिर अपने ही रिलेटिव्स को दे देते हैं कि तुम्हारे काम आ जाएगा, बिल्कुल नया है। तो ये जो काम है ये बड़ा अच्छा है। हाँ, नहीं, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब मैं एक काम मैंने शुरू किया इस तरह से चैरिटी करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लोग क्या करते हैं कि चैरिटी किया, चलो वहाँ पहुँच गए, एक जगह का नाम लिया, जाके कुछ भी केले फेले फल जो भी देने दे आए, अपने पास साथ फोटो खिंचवाई आ गए। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कोई इवेंट करती हूँ तो पहले मैं खुद वहाँ जाती हूँ, उनसे रियली मैं पूछती हूँ कि आपको रियल में किस चीज़ की नीड है, क्योंकि वो कहते हैं अरे नहीं साहब आप फल और ये खाद्य सामग्री दे दीजिए। मैं कहा नहीं, ये तो हम हमेशा देते हैं, लेकिन आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक किस्सा बताती हूँ। प्रताप नगर में एक क्या कहते हैं उसको, मेंटल रिटार्टेड बच्चों का एक जगह है। तो वहाँ मैं गई तो मैं उनसे पूछे, वहाँ सिस्टर्स वगैरह काम मतलब देखभाल करती उन बच्चों की। तो सिस्टर बोली नहीं आपको जो देना है दे दीजिए, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा सिस्टर मैं केवल नाम के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मुझे वास्तव में आपकी मदद करनी है जी। तो सिस्टर ने 2 मिनट मुझे देखा, फिर वो कहती हैं
अच्छा मैं जो कहूँगी वो आप करेंगी? हम्म। उन्होंने कहा बिल्कुल आप हुक्म कीजिए। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसा है, देखिए हमारे जो बच्चे हैं मेंटल रिटार्टेड हैं, हाँ। जब वो उन्हें खाना सर्व करते हैं तो वो उठा के अपने मुंह तक नहीं खा पाते, अच्छा। तो वो चीज़ गिरती है, तो हम उनको बिब पहनाते हैं। अच्छा। तो जब हम उनको बिब पहनाते हैं तो वो बिब दिन में 10 बार खराब होती है अच्छा। है ना? तो आप हमें टॉवल्स गिफ्ट करिए, अरे वाह। और आप हमें ऐसी फिनाइल दीजिए जैसे बच्चे वॉमिट करते हैं या वो लोग मतलब उनका टॉयलेट भी निकल जाता है, मतलब आप समझते हैं किस हाँ। तरह से उनका सारा जी, जी, रहता जी, है। जी, जी। तो उस चीज़ को क्लीन करने के लिए हमें फिनाइल ऐसी चाहिए जिससे हमारे मतलब कपड़े भी, हाथ भी ना खराब हों। तो मैंने उनको एक बहुत बढ़िया फिनाइल आती है, वो मैंने दी ताकि वो वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल कर सकें, उसका पोंछा भी लगा सकें और वो बिब भी धो सकें। तो उन्होंने, आप मानिए यकीन नहीं मानिए, इतनी दुआएं दी। और वहाँ के जो थोड़े बहुत बच्चे जो थोड़ा सा सिंगिंग भी करते थे, उनको भी मैंने प्रमोट किया। क्या बात है। जबकि वो बेचारे अपने आप में बड़े असक्षम महसूस करते हैं, आप सोचिए वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। जी, जी, तो ये एक रियल मदद हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपने इतना सारा काम किया इस क्षेत्र में, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अभी भी क्या ज़रूरत है, कौन सा बदलाव लाने की ज़रूरत है लोगों के माइंडसेट में, एजुकेशन में, द वे पीपल बिहेव, और जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं या लोगों की समझ है समाज की चुनौतियों को या आदतों को लेकर, उसमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? एक्चुअली शिल्पी जी, आपने बहुत तरह के क्वेश्चंस मुझसे बहुत तरह से पूछ लिए हैं जी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बदलाव तो यह है कि हमको दिखावा कम करके रियल में जिस तरह के आप नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि लोग कुछ फल देते हैं और फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल देते हैं। जी। तो वो क्या चीज़ें समझ में आती हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल। तो वो चीज़ें समझ में आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे पूछिए, भले ही आपको यदि 500 रुपये की हेल्प करनी है तो उस 500 रुपये में भी उनको क्या चीज़ की नीड ज़्यादा है वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करिए। जैसे आप देखिए वृद्धाश्रम में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अब मैंने एक जवाहर सर्किल पे एक बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम है, तो वहाँ सब लोग बड़े रिच हैं, उनके बच्चे सब विदेशों में हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों वाले, पर वो सब वहाँ रहते हैं बिकॉज उनको कंपनी मिल जाती है। अब उन्हें पैसे की नीड नहीं है, फल और खाद्य सामग्री की नीड नहीं है। तो मैंने जाके वहाँ से पता किया कि उन्हें क्या चाहिए, तो मुझे पता लगा वो अकेले हैं, उन्हें अकेलापन है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करूं। अच्छा, मेरे यहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन ऐसा है, कुछ भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरे आधारशिला मेंबर्स हैं वो सब लोग बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं। क्या बात है। हाँ, तो क्योंकि मैं भी खुद भी सिंगर हूँ, तो और भी मेरे मेंबर्स बहुत सारे हैं और वो जयपुर में बड़े फेमस हैं वो सब मेंबर्स। तो बोले शालिनी जी अपन एक ऐसा करते हैं कि एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखो उनके लिए। अरे वाह। तो हमने एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा और आप यकीन मानिए वो लोग इतने खुश हुए उस म्यूजिकल प्रोग्राम से। उसमें भजन भी थे तो गज़ल भी थी, और उनमें कुछ तो आप ये करेंगे, एक इंसिडेंट तो इतना मज़ेदार हुआ कि मैं बैठी थी, मेरे मेंबर्स कुछ गाना गा रहे थे, तो मेरे पास में एक बहुत ही वृद्ध महिला, लगभग होंगी कोई 83 ईयर्स की। अच्छा। उन्होंने मास्क लगा रखा था। तो जब मेरी एक मेंबर गज़ल गाने आई तो वो उसके साथ गुनगुनाने लगी। अच्छा। तो मैंने कहा आंटी आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। हाँ। तो कहने लगी अरे हम लोग तो तालीम लिए हुए हैं ना। अरे वाह। तो अरे ये कहते कहते उन्होंने अपना मास्क नीचे किया। आप यकीन मानेंगी, जब मैं 95 में म्यूजिक में MA करने आई थी, वो मेरी लेक्चरर थी। क्या बात है। मैंने कहा मैम आप यहाँ? हाँ। कहती हाँ। मैंने कहा तुम कौन? वो मुझे पहचाने नहीं, क्योंकि मैं 28 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मैं 26 साल पुरानी। वो मुझे पहचाने नहीं। मैं कहा मैम मैं आपकी स्टूडेंट थी। तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला जो इतने रिच और इतने सब कुछ है, रिनाउंड है, वो वहाँ रह रहे हैं और उनके लिए मैं म्यूजिकल प्रोग्राम करूँ तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। बहुत ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ने मुझे इस चीज़ दी। अच्छा, आपने अर्बन बैकग्राउंड में भी काम किया, रूरल बैकग्राउंड में भी काम किया है, तो क्या डिफरेंसेस सोच में और स्थिति में आपको देखने को मिलते हैं? बहुत ज़बरदस्त डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कारण क्या है, जब मैंने 2000 में PhD किया था और जब मैं अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में गई तो मैंने क्या देखा कि वो लोग जो गा रहे हैं ना, तो वो लोग, उनके पेरेंट्स भी गाते थे, उनके दादा भी गाते थे, उनके परदादा भी गाते थे, पर दे डोंट नो कि वो क्या गा रहे हैं। अच्छा। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो कौन से स्वर लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो गा रहे हैं। हाँ। भाई उन्होंने एक तारा लिया और गाना शुरू, सपेरा है तो गाना शुरू, भूपा है तो गाना शुरू, उन्हें नहीं मालूम वो क्या गा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें कौन सा स्वर है, बोले मुझे हमें नहीं मालूम, आप तो सुन लो। तो मैं उनका रिकॉर्ड करके लाती थी, फिर उनकी नोटेशन की, फिर मैंने 500 पेज की मेरी थीसिस है, उसमें लिखा कि कौन सा स्वर कहाँ लगता है, किस तरह से वो गा रहे हैं, क्या चीज़ गा रहे हैं, और उसका भारत के लोक संगीत में कितना बड़ा योगदान है।
कि हम इन चीज़ों को, आप सोचिए कब आप अभी तो खैर इन दिनों नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ, पहले हमारे घर के बाहर मांगने आते थे, बिल्कुल बजाते गाते गाते। हाँ, और वो क्या कहते थे, हम तो शिव जी का ब्याह लगा रहे हैं जी। अब हम सोचते थे पता नहीं क्या गा रहे हैं, हम उन्हें भगा भी देते थे कि ठीक है नहीं देना कुछ भी, लेकिन वो क्या गा रहे हैं, वो इतनी नायाब चीजें, वो सब मैंने रिकॉर्ड करी हैं। अच्छा। और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और उन सब की नोटेशन है। वो मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, और ईश्वर का और उन सब लोगों को बहुत बड़ी पूंजी आपने इकट्ठी कर ली, खजाना है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पूरी जिंदगी में इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद, इतनी सारी चुनौतियों संघर्षों के बाद, एक फुलफिलिंग फैमिली लाइफ के बाद, इसके अलावा फुलफिलिंग सोशल लाइफ के बाद, और आप अपनी इच्छाएं समाज सेवा की वो भी पूरी कर पा रही हैं, लेकिन हम अकेले नहीं आए हैं इस दुनिया में। तो कौन सा एक इंसान है जिसको आप अपनी सक्सेस का साथी मानती हैं? कि सक्सेस का साथी मतलब कि आपकी सक्सेस के बाद वो आपके साथ सक्सेस के फल खाने के लिए नहीं, जो आपकी सक्सेस में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे सोच से, चाहे विचारों से और चाहे कर्मों से, हमेशा आपके साथ रहे हैं। देखिए, इसके लिए तो क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को ही दूंगी। क्या बात है। बिकॉज आप सोचिए, एक टिपिकल होम मेकर थी मैं। हाँ। और जब मैंने उनसे जाहिर की अपनी इच्छा कि मुझे इस काम करने में अच्छा लगता है, मैं आज सुबह भी उनको बोल रही थी कि मुझे ना दूसरों के लिए काम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनकी आंखों की चमक देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बोलते यार ये कैसा शौक है। तो मैंने कहा ये है मुझ में, तो अब है तो है, तो बाय गॉड ग्रेस और गॉड गिफ्ट है। तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगी कि फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली वो अकेले कमाते हैं, तो वो मुझे करते ही हैं। इसके अलावा विचारों से भी, सोच से भी, कि तुम इस प्रोग्राम को ऐसे कंडक्ट करो, या तुम इस प्रोग्राम में इस तरह से कुछ इसमें इस तरह डालो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को इकट्ठा कर सको इसमें, ये कॉन्सेप्ट लो। मतलब बहुत प्रोग्राम्स में मैं उनके कॉन्सेप्ट यूज़ करती हूँ, और मेरे पीछे उन्हीं का दिमाग होता है। कई बारी सोच मेरी है, पर वो मेरी सोच को बाकायदा बहुत आगे तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव सोच बहुत सारे इंसान रखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसको कर्मों में कैसे डालना है, और उसके लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट की जरूरत है। जो आपकी लाइफ में, आप यकीन नहीं करें, मेरे फेसबुक पे मैं जो अपने फ्लायर्स वगैरह डालती हूँ, सब मेरे हस्बैंड डिजाइन करते हैं। क्या बात है। वो भी बहुत बड़ा काम है, जिसको टेक्निकली नहीं आता है कुछ भी। वो तो एक्चुअली प्रोडक्शन में है। अच्छा। दैनिक भास्कर में, लेकिन वो इस काम को भी, चाहे रात को उन्हें 12 बजे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा ऐसा नहीं, ऐसा बनाएंगे, ताकि इसमें ऐसे करो और इस तरह से करो। मतलब कॉन्सेप्ट्स उनके होते हैं उसमें। तो इतने पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपकी हेल्प करना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सेकंड क्रेडिट देना चाहूंगी मेरे दोनों बच्चों को। अच्छा। मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं तो उनकी ऋणी हूँ एक तरह से, कि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप देखिए कि मेरे बेटे को पता लगा मेरा इंटरव्यू है, तो सुबह से मम्मा जल्दी तैयार हो जाइएगा, आप ऐसा करिए वैसा करिए। कहीं मेरा कोई प्रोग्राम होता है तो वो दोनों कहते हैं कि वो भी दोनों में से जो भी अवेलेबल होता है मेरे लिए, वो मेरे साथ जाता है कि नहीं मम्मा मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आप टाइमली पहुँचिए वहाँ पे, इसको करिए, क्या क्या सामान आपको लेना है, मुझे देना है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। हाँ, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और अब तो बच्चे फाइनेंशियली दोनों कमाते हैं, तो वो मुझे वैसे भी सपोर्ट करते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे कुछ आश्रम में इतना देना, फटाफट भेजो। तो वो उतना भी करते हैं। ग्रेट। और इन टर्न उनके वैल्यू, संस्कार भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण बताना चाहूंगी। मेरी बिटिया अभी अमेरिका है, और आप यकीन मानेंगे कि उसने 3 एनजीओ ज्वाइन कर रखे हैं। अच्छा। हाँ, और तीनों एनजीओ में वो, एक एनजीओ में वो सेवा कर रही है बड़े बुजुर्गों की। अच्छा। एक में वो डॉग्स एंड कैट के लिए काम करती है। अच्छा। और एक में वो अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। अच्छा, तो जो वृद्धाश्रम जो जहाँ जाती है, वो उनसे वो बात करती है कि आपका पूरा जीवन कैसा रहा। फिर वो, अच्छा वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो हम उससे कहते हैं कि हमारे लिए नील पॉलिश लगा दो, हमें हमारा पेडिक्योर कर दो, हमारा मैनिक्योर। तो वो उनके पेडिक्योर मैनिक्योर करके आती है। क्या बात और है। जो उनका मतलब उनका कल्चर अलग है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया, और वहाँ कल्चर ही ऐसा है। तो वो उसमें उनका भी दोष नहीं है। बट आप देखिए कि संस्कार इसे कहते हैं कि आज वो अमेरिका में भी 3 एनजीओ में काम कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी 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 कि वो क्योंकि इनहेरिट मिले हैं उसको। हाँ, क्योंकि जैसे आपको अपनी मदर को देखकर इंस्पायर होती थी, मोटिवेशन मिलता था कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, वैसे ही आपकी डॉटर को आपको देखकर ऐसा फील होता है। सो विच इज लवली। अच्छा, कुछ लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस जिन्होंने आपको लाइफ लेसन सिखाए हों, कि जैसे कि इनहेरिट तो आपने किया ही है दूसरों की सेवा करना,
एक आपका म्यूजिक, जैसे आपने बताया कि आपको म्यूजिक हमेशा से करना था, आपको पीएचडी करनी थी, डॉक्टर लगाना था अपने नाम के आगे, और कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट कि इसके बाद लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये तो मुझे करना ही है, या एक ऐसा इंसिडेंट देखा इसके बाद मेरे दिल में इतना बदलाव आया और मैंने सोचा कि अब मुझे ये मंजिल हासिल करनी है? कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट रहा है? देखिए, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ चेंजिंग तो बस यही है कि मैं 2018 से जब से काम कर रही हूँ, जी। तब से कहते हैं कि डेस्टिनी लिखी है आपकी। मैं डेस्टिनी बिल्कुल। में बहुत बिलीव करती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हाउस वाइफ का इस तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस रखना, या इस तरह से आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ये इंटेंशनली कुछ किया है। ये सब होता चला गया और कुछ अच्छा हुआ क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी। और लाइफ चेंजिंग ये है कि जिन लोगों ने मुझे एकदम टिपिकल होम मेकर के तौर पे देखा है, और वो लोग मुझसे कई बार पूछते भी हैं, अरे कौन सा कोर्स किया है जो यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं उनसे कहती हूँ कोई कोर्स नहीं किया है, ये शायद मेरी 5-7 साल की मेहनत है जो ईश्वर ने मुझसे कराई है। क्योंकि हम, पता है, वास्तव में मैं आपको बता रही हूँ, सबका सब कुछ यहीं रह जाता है। हम खुद कुछ नहीं करते हैं, हमें सब ईश्वर लिखा होता है। कई बार ऐसे जगह से बुलावा आता है जहाँ मैंने सोचा भी नहीं होता है। या ऐसे फेस्टिवल्स में मुझे एंकरिंग करने का आता है जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं करती थी कि मैं और मतलब इस तरह की एंकरिंग करूंगी। या आकाशवाणी रेडियो से या टीवी से मुझे इस तरह की टॉक शोज का आता है, ऐसे टॉपिक्स पे कि जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं करती थी कि मैं बोल पाऊंगी इन पे। लेकिन वो आपको सब अपने आप जब ऑटोमेटिकली आते हैं। और लाइफ चेंजिंग का मैं आपको बताऊं, जब ये काम करने लगे 2018 से, तो मैं बहुत सारी महिलाओं के संपर्क में भी आई। अच्छा। तो उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा कुछ बुरा, मैंने सब कुछ देखा। तो मुझे ये लगा कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इग्नोरेंस आपको जीवन में रखनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं भी महिला हूँ। एक महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो सोचती बहुत है। ओवर थिंकर होती हैं, तो वो सोचने में क्या है, वो बहुत गड़बड़ मामला हो जाता है। वो इतना सोच लेती हैं कि वो दूसरी महिला या अपनी मदर इन लॉ या अपने ननद या किसी के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए इतना ज़्यादा सोच लेती हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, कि वो रिश्ते खराब होने की कगार पे आ जाते हैं। तो इग्नोरेंस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, वो मैं करती हूँ। हाँ, तभी मैं जो हूँ आगे बढ़ पाती हूँ, क्योंकि यदि हम वहीं पे अटक जाएंगे तो हम अपनी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल अपनी, क्योंकि इसके साथ हमें अपनी ग्रोथ भी देखनी है, हमारी फैमिली की ग्रोथ भी देखनी है कि हमारे पास, हम चूंकि महिलाएं, तो पारिवारिक हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब आप अगर ये बताना चाहें, जब आप आ रही थी, जब मैं आपको रिसीव करने गई हमारे कॉलेज के गेट पर, तभी भी आप एक विद अ वाइड स्माइल आ रही थी, और जब हमने बाहर बैठकर बात करी तभी भी आप बहुत रिसेप्टिव हैं। जब आपसे बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि आप एक सेकंड में आप दोस्त बना लेती हैं, आप बहुत आराम से बात करती हैं। तो मैं, जबकि मैं रेडियो पे बोलती हूँ, मैं इतनी रिसेप्टिव या कहूँ कि एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो जैसे ये एक स्किल है, तो आपको क्या लगता है कि किसी को सोशल वर्क करने के लिए या जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है शिल्पी जी आपका, जो मैं खुद भी देखती हूँ और महसूस करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके चेहरे पे यदि स्माइल है ना, तो अगला आदमी आपसे कितना नाराज हो, वो आपसे नाराज नहीं होगा। दूसरा ये कि चेहरे पे स्माइल से क्या होता है कि अपनत्व बनता है, एक अपनापन होता है। आप कोई भी अपनी बात को, आप चाहे किसी से कोई बात अपनी कहना भी चाहते हैं और बहुत हलीमियत से अच्छे शब्दों में प्यारे से स्माइल के साथ कहते हैं, तो क्योंकि देखिए गलतियां हमसे भी होती हैं, गलती हमारे आसपास के लोग भी करते हैं, तो हम उनसे यदि इस तरह की बात करते हैं तो वो फिर उतना ख़राब इम्पैक्ट नहीं होता जितना हम एक गुस्से में चिल्लाकर या अपने चेहरे को रिजिड बनाकर करते हैं। तो वो इम्पैक्ट अलग पड़ता है। किसी अजनबी से भी जब आप मिलते हैं और आप तो सोशल वर्क करती हैं, तो कितने सारे लोग तो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों आई हैं। हाँ। लेकिन जब आप इतनी स्माइल के साथ और आप हेल्प करने के लिए जा रही हैं, तो आपका आधा काम तो वहीं पर ही हो गया। बिल्कुल हो जाता है। बच्चे बहुत, हम भी जाते हैं ना, जैसे अभी मैं कई बार बच्चों के उसमें गई, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े लोग बहुत खुश होते हैं कि स्माइल जो है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके फेस के लिए। क्योंकि मैंने कहीं सुना भी था
कि और सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ, महसूस भी करती हूँ कि स्माइल के साथ आप जो बात कहते हैं हाँ, वो लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, दिल में उतरती है दिल सीधा। में उतरती है, मुझे ऐसा लगता है। क्या अब बात क्योंकि क्योंकि कारण एक भी होता है, चूँकि हम महिलाएं हैं तो हम बच्चे पालने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अब बच्चों को आप देखिए, कभी भी यदि अपने लड़के कोई बात कही, ज़्यादातर आपने गुस्से में कह दी तो वो रिवोल्ट करते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। लेकिन यदि आप प्यार से उनसे कहोगे नहीं बेटा देखो कि ऐसा नहीं है, यदि आप इसको ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि समाज में भी उठना है, पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने स्किल्स भी डेवलप करने हैं। राइट, तो स्माइल इज़ वेरी कंपल्सरी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारी होटल इंडस्ट्री में तो माना जाता है कि स्माइल करना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है गेस्ट को, लेकिन मुस्कुराहट और खुशी, इसमें बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। तो बताएं कि आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? देखिए, खुशी मेरे लिए ये होता है, मैं जब दूसरों को हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, या मुझे मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। अरे वाह, मेरे घर में जब लोग आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्या बात है। और मैं बेस्ट से बेस्ट अपना उस वक्त प्रेजेंटेशन देती हूँ। मतलब जो मुझे बेस्ट से बेस्ट खिलाना होता है या उनकी जो मुझे करना होता है मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, पॉजिटिव लोगों से मिलके बहुत खुशी होती है कि यार अपने जैसा भी कोई है। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगता है कि अपने जैसा भी कोई है जो अपने को चीज़ को समझ रहा है, चीज़ों को। और मतलब जब अपन एक खुशनुमा माहौल होता है ना, एक पॉजिटिव माहौल, वहाँ मज़ा अलग ही आ जाता है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रहने वालों में से तो नहीं, आपको तो लोग हाँ, चाहिए बात बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल। उनका काम करने के लिए, हंसाने के लिए, बिल्कुल। मुस्कुराहट की एक वजह देने के लिए। बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं, कभी अपनी सोशल सर्विस में, कई बार बच्चों में, कई बार कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपने जॉइंट फैमिली का भी जिक्र किया, और आपने अपने संगीत का भी जो शौक है आपको और जिसमें आपने शिक्षा भी ली है उसका भी जिक्र किया, तो आप कैसे फैमिली लाइफ को और अपनी ये जो सोशल लाइफ है उसका एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर पाती हैं? देखिए, थोड़ा मुश्किल तो होता है, ये तो आप भी जानते हैं कि आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटीज़ पे चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अभी मुझे अपने बिटिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके मैरिज का था, तो मैं 4 मंथ्स के लिए बिल्कुल अपने बिटिया के काम में लगी रही। अच्छा, और अब मैं वापस से एक्टिव हो गई। हाँ, तो ये सब प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है, और बैलेंस तो आपको करना ही पड़ता है। जैसे सुबह 10 o'clock से और शाम को 6-7 बजे तक हमारा ये काम रहता है, उसके बाद फैमिली टाइम, या फिर मेरे बच्चे यदि बाहर से आए हुए हैं तो फिर मेरे लिए पहले प्रायोरिटी वो है। जी। या फिर कोई मेरा ऐसा इवेंट है जो मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसको बच्चों को भी शामिल करती हूँ। अच्छा। जैसे अभी मैं एक इवेंट करने जा रही हूँ तो मेरे बच्चे बाहर से आए हुए हैं, तो मेरे बेटी, जवाई और मेरे बेटा, तीनों को मैंने उस इवेंट में शामिल किया कि नहीं बेटा, आप चाहे 10 मिनट के लिए चलो वहाँ उस इवेंट में, देख के आओ कि किस तरह से हम लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ। तो फिर मैं उनको शामिल भी कर लेती हूँ, और मैनेज तो देखिए करना ही पड़ता है। हाँ। कई बार मैं स्टेज पे होती हूँ और पारितोषिक वितरण हो रहा होता है, और मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम होता है, तो उन्हें ये कि वो आते ही डिनर करते हैं। अच्छा, तो फिर वो फिर हम मैनेज करते हैं। फिर हम मैनेज करते हैं उसको कि हाँ, मेरी बिटिया को बोलती हूँ, या तो जब वो थी कि बेटा देख लो कैसे मैनेज करना, कर लो, मैं लेट हो जाऊंगी, या फिर हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मैनेज करते हैं। वो ऑफिस से तभी आते हैं जब मैं पहुंचने वाली होती हूँ। जी, वो ये सब बात मैनेज हो आपने जाता है। बहुत खूबसूरती से बयां की कि किस तरह पर्सनल लाइफ में अगर आप खुश नहीं होंगे ना, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप जो पर्सनल या फैमिली की तरफ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप समाज को क्या दे पाएंगे? जब आप खुद ही अपने से खुश नहीं हैं, या आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे कमी, तो कभी भी जो सोशल वर्क है वो पहले अपने लिए काम घर कीजिए। से शुरू होता है। अब हाँ, बिल्कुल घर से शुरू होता है। पहले घर पे काम कीजिए, अपने आप को आप सुनिश्चित कीजिए कि आप खुश हैं, उसके बाद दूसरों को खुशी देने का सोचिए। बिल्कुल नहीं, तो ये तो मैनेज करना ही पड़ता है। जी, जैसे जी, 10 o'clock से पहले आप मुझे पाएंगे तो मैं बिल्कुल एक होम मेकर हूँ, जो घर का पूरा, जैसे सब लोग नॉर्मली काम करते हैं, मैं सब करके फिर 11-12 बजे जब मेरा कुछ इवेंट होता है तो मैं उसके लिए निकलती हूँ, और फिर जाकर भी संभालती हूँ। जी। बिल्कुल। आपने म्यूजिक का जिक्र किया था, और जो म्यूजिक होता है वो एक ऐसी कला बोली जाती है कि जितनी भी आजकल थेरेपीज होती हैं, कितना सारा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत सारे तनाव लोग झेल रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या चेंजेस की वजह से, तो म्यूजिक एक थेरेपी की तरह काम करता है। और आपने म्यूजिक में पीएचडी की है, और जगह जगह जाकर बहुत मेहनत करके वो संगीत चुना है, तो म्यूजिक ने आपकी लाइफ में क्या योगदान दिया है, हमारे लिसनर्स को बताइए। बिल्कुल, म्यूजिक का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है,
आप यकीन मानिए जब आप म्यूज़िक यानी संगीत की जब हम करते हैं और जब हम रियाज़ करने से पहले ओम लगाते हैं तो हम साक्षात मतलब ऐसा लगता है जैसे हम भगवान से रूबरू हो रहे हैं। क्या बात है। हम बिल्कुल वो आप देखिए कभी भी हम रियाज़ करते हैं तो जब ओम लगाते हैं ना तो आप यकीन है एक मतलब दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल पीस। आप देखना संगीत वाले लोग अधिकतर शांत होते हैं हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, उन्हें क्या गुस्सा होता नहीं है आता है। गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। क्योंकि कारण क्या है कि एक तो संगीत जो है ना आत्मा से परमात्मा को मिलाने का काम करता है। जी। दूसरा उससे क्या थोड़ा सा आदमी सब्र वाला भी हो जाता है क्योंकि रियाज बहुत मुश्किल से होता है। आप किसी भी तान को गा रहे हैं या कुछ भी क्लासिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक दिन में जैसे आपने अपन जैसे कोई भी अपन सुनते हैं आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग वो आप आधे घंटे 1 घंटे की प्रैक्टिस में गा लेंगे लेकिन आप क्लासिकल बड़ा ख्याल छोटा ख्याल आप आधे घंटे की प्रैक्टिस में नहीं गा सकते। क्या बात है। उसके लिए आपको महीनों सालों रियाज करना पड़ेगा तब भी परफेक्शन आ जाए तो गनीमत है। तो अगर तो एक हमने आज सब्र तो आपको वहीं से आता है। स्टूडियो में हमने आपको बुलाकर एक अच्छा काम कर ही लिया है तो क्या हम आपका ओम या फिर कुछ भी एक छोटा सा पीस अगर आप हमें सुना सकें बिना म्यूजिक के। देखिए वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें गाती हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, जी बॉलीवुड सॉन्ग भी गाती हूँ और राजस्थानी मांड भी गाती हूँ। जी। तो चूंकि अपन सब राजस्थान में तो एक मांड की दो मैं आपको लाइनें सुनाती हूँ। हालांकि मैं बता दूं मैं राजस्थानी बिल्कुल नहीं आती है मुझे बोलनी और पर मैं मांड तो गाती हूँ। क्या बात है। ओ म्हारा नैनारा तारा पीहू प्यारा ओ जी ओ म्हारा नैनारा तारा पीहू प्यारा मारे घरा पधारो जी ओ थारी नार नवेली सज बैठी ओ जी थारी नार नवेली सज बैठी एक बार निहारो जी। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दिल में जैसे होता है ना कि जब आप व्रत के बाद कुछ खाते हो तो शांति पड़ती है पेट में वैसे ही आत्मा को जो शांति देता है वैसा है संगीत। अच्छा ये आपका जो मैंने सुने 2 लाइनें तो मेरे ख्याल से और भी सारे लिसनर्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी भी आवाज के साथ किसी भी उम्र में संगीत सीखा जा सकता है? हाँ देखिए वैसे तो ये गॉड गिफ्ट होता है। हाँ। ये आप भगवान का दिया हुआ गला होता है लेकिन ये है कि यदि आपने अपने बचपन में या अपने यंग एज में कुछ क्लासिकल सीखा है तो आप किसी भी उम्र में रियाज करके गा सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली गॉड गिफ्टेड ही है। और फिर डिपेंड करता है आपके इसमें कि आप कितना पैशनेट हैं, कितना पैशनेट है और कितना कैच कर पा रहे हैं। तो संगीत का ये कि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा गाना चाहते हैं बट वो नहीं गा पाते क्योंकि वो उनमें गला भगवान ने शायद नहीं दिया होता है। हाँ, तो मैं तो बहुत गॉड ग्रेस है कि मेरे बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ इसमें कि मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भगवान ने इतनी भारी आवाज़ क्यों दी, लोग कितनी पतली पतली आवाज़ों में गाते हैं, मुझे ऐसे क्यों नहीं दिया। लेकिन चूंकि भगवान को आपको औरों से अलग रखना होता है तो उसकी प्लानिंग हमसे बहुत ऊपर है। क्या बात है। अब आई एम रनिंग इन 52 और मैं अभी राजस्थानी गा रही हूँ लोकगीत। आप देखिए मुझे क्योंकि वो मेरी आवाज़ गज़ल वाली और लोकगीत वाली है। क्या बात। तो मुझे पता लग रहा कि भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ क्यों दी क्योंकि मुझे वो कॉमन मैन से अलग हटा के रखना था। तो वो थोड़ा यूनिक करना था तो इसलिए तो थैंक यू गॉड। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी बातें कही। हमारे लिसनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैं क्या बोलूँ इस बारे में, बस इतना कह सकती हूँ कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बोला सब्र बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए आपको जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं लेकिन आपको सब्र रखना मिलेगा क्योंकि मिलेगा तब जब ईश्वर की इच्छा हो। पहली बात। दूसरी बात आपको जीवन में इग्नोरेंस रखनी ही पड़ेगी क्योंकि हम जितने सारे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता, हर एक की सोच आपकी जैसी नहीं हो सकती। आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके माता पिता सबकी सोच आपसे अलग होगी क्योंकि आप अलग हैं। तो उनसे तालमेल बिठाने के लिए आपको इग्नोरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि ज़्यादा सोचने की जो प्रवृत्ति है महिलाओं की, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट कम सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और अपने बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचें। जी। छोटा ना सोचें, छोटी सोच से आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो सोच को आपको बड़ी रखना पड़ेगा।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी बातें कही हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी माथुर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, जिनका जो वर्क एरिया है अपार्ट फ्रॉम हर नॉलेज, उनका जो संगीत में ज्ञान है, उनका वर्क एरिया है, होम मेकर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना कुछ सोसाइटी के लिए किया है। उनको दूसरे के चेहरे पर खुशी देखकर जो खुशी मिलती है, और वो जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए नहीं होती, वो देर तक चलती है, वो मुस्कुराती रहती हैं। और आई थिंक ये जो पूरा इंटरव्यू हुआ उसका सार है पॉजिटिविटी। जिस तरह से आप सकारात्मकता और ऐसी वाइब्स आप प्रेजेंट करती हैं, देती हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कार्य में आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए इस चेतना पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो जीवन के सफर में जो संघर्ष करके आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। और ऐसे ही मुकद्दर के सिकंदर गेस्ट से आपको मिलवाता है चेतना पॉडकास्ट। जी हाँ, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के इस पॉडकास्ट में अभी आपसे लेती हूँ विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके दिल में चेतना और बहुत सारी सकारात्मकता का विस्तार करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।